जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जहां हमारा एक ही लक्ष्य है, सफलता आपकी और जीत हमारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज प्लस पीवाईक्यू सीरीज चला रहे थे। इसमें हमने 5 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है, छठी क्लास है। अगर अब तक आपने ये 5 क्लास नहीं देखी है, तो पहले उन्हें देख कर आइएगा, उसके बाद ही ये क्लास आपको समझ आएगी, क्योंकि हर क्लास का बेस पिछली क्लास से जुड़ा रहता है। क्योंकि हम पहले से, जब पहली क्लास से जो टॉपिक चालू किए थे, वो हम क्रम में चलाते आ रहे हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेंगे, शासन प्रणाली रहेगी, संघ और राज्य क्षेत्र रहेंगे, और नागरिकता रहेगी। इससे पहली क्लास में हमने, जैसे पहली क्लास में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट तक देखा था। सेकंड में हमने भारत शासन अधिनियम देखा था। फिर थर्ड में संविधान सभा का निर्माण, चौथी में अनुसूची वगैरह देखी थी, पांचवी में हमने स्त्रोत वगैरह देखे थे। तो ऐसे ही हम एक दूसरे से लिंक करके हम क्लास को ला रहे हैं, ताकि आपका जो पूरी पॉलिटी है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं और देखना ना पड़े। इससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी पॉलिटी पूरी तरह कवर हो जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाए जाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? देखो, इसमें सीधा सीधा क्या पूछा गया है, भारत में जो भारत का संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली का आधार क्या है, सिर्फ इतना है। तो इसका आधार क्या होगा? राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन, कार्यपालिका की संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, या फिर न्यायपालिका की सर्वोच्चता, या राज्यों की पूर्ण संप्रभुता। ठीक है। तो देखो, जैसा कि हमको पता है, राष्ट्रपति का चुनाव पहली बात तो प्रत्यक्ष तरीके से होता नहीं है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। किसके द्वारा होता है? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है। अगर न्यायपालिका की बात करें तो देखो, न्यायपालिका न्यायपालिका की जो भूमिका है वह स्वतंत्रता की तो है, लेकिन यह संसदीय प्रणाली का आधार, या फिर संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली का आधार नहीं है यह। ठीक है। राज्यों को पूर्ण संप्रभुता नहीं दी गई है। ठीक है। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि पूरा भारत का संविधान ही संघीय व्यवस्था वाला है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था वाला है। ठीक है। तो बचा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका की संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। देखो, ये जो है संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसद प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। वास्तव में होता क्या है, जो कार्यपालिका संसद अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है। यदि लोकसभा में सरकार बहुमत खो देती है तो इसे भी इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है। जैसे हम पहले क्वेश्चन को कैसे भी समझ सकते हैं, जिस प्रकार जिस सरकार को संसद का विश्वास मिला होता है वही सरकार हमेशा के लिए टिकेगी। मतलब इसका ये होगा कि सरकार का जो बॉस है वो जनता द्वारा चुनी गई लोकसभा है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो शासन प्रणाली है भारत की, उसमें से जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है? राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है। सेकंड हमारा है, प्रधानमंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ठीक है। तो देखो, जो हमारा राष्ट्रपति है वो, देखो, कार्यपालिका का वास्तविक नहीं है, संवैधानिक प्रमुख है। हमारा राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। उसके बाद में प्रधानमंत्री केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से, कैसे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है।
उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, हमें ये याद रखना है। उसके बाद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन फैक्ट है, लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो देखो, लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित ना होते हुए कहाँ किसके द्वारा होते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे ही पीएम बनाया जाता है। यही सेम सिचुएशन हमारे राज्य में होती है। लेकिन अगर किसी पीएम को या फिर किसी दल को बहुमत नहीं मिला है तो क्या होता है, किसी ऐसे पार्टी को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को बहुमत का नेता बनाया जाता है, सॉरी, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो कि बहुमत प्राप्त करने वाला हो। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति क्या होता है, सरकार का प्रमुख तो होता है, लेकिन जो सरकार का वास्तविक या फिर उसको चलाने वाला कौन होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, कौन, वास्तविक। और ये पीएम हो गया हमारा, सॉरी, राष्ट्रपति हो गया हमारा नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का मतलब इसे अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है, और ये जो प्रत्यक्ष है इन्हें प्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है, मतलब चुनाव के आधार पर। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 5 साल का होता है, मतलब 5 साल का ऐसा होता है कि इनका चुनाव हो जाता है, लेकिन अगर लोकसभा विघटित हो गई तो इसका समाप्त हो जाता है। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जो भारत में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो, राष्ट्रपति पूर्णतः स्वतंत्र होकर कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति केवल संसद की सलाह पर काम करता है, फिर संसद की सलाह को मानता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के अधीन कार्य करता है। तो देखो, पहली बात तो राष्ट्रपति की शक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसकी शक्ति क्या, सीमित है। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। यह बिल्कुल हमारा कथन सही है। ठीक है, देखो अगला हमारा फैक्ट ये देख लेते हैं हम, न्यायपालिका तो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका क्या स्वतंत्र है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो न्यायपालिका के अधीन नहीं है। ठीक है, संसद और इसमें क्या संसद दिया गया, देखो संसद और मंत्रिपरिषद क्या, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बोर होने वाला है, पर हम इसे भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो भी टॉपिक आएंगे उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक बनाकर, कहानी बनाकर और आसानी से याद होगी चीजें। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की शासन प्रणाली को संघात्मक होते हुए भी मजबूत केंद्र की वाली व्यवस्था कहने का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। तो देखो, राज्यों का संविधान संशोधन का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र को कुछ परिस्थितियों में राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं से परिवर्तन करने की शक्ति है। राज्यों के पास अपनी विधानसभाएं नहीं है। भारत में केवल एक ही स्तर की सरकार है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा गया, मजबूत केंद्र वाली व्यवस्था कहने का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है। ठीक है, तो पहला तो ये देख लेते हैं, राज्य को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं। देखो, कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि जो है राज्यों की भूमिका होती है संविधान संशोधन में। उसके बाद में राज्यों में विधानसभाएं होती है, विधानसभाएं क्या होती है। उसके बाद में जो भारत में है, एक ही स्तर की नहीं है, इसमें 3 स्तर की है। कौन कौन सी, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। ठीक है, और जो हमारा सही उत्तर है वो क्या है, बी है। बी में क्या है, केंद्र को कुछ परिस्थितियों में राज्य के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है। ठीक है, और ये भारतीय संघ की कौन सी, मजबूत केंद्रीय
प्रकृति को दिखाता है हमारी। अब मुझे कमेंट में यह बताइए, कल ही हमने स्रोत पढ़े थे, तो ये बताइए मुझे कि मजबूत केंद्र किस देश से लिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची का उदाहरण है। देखो, हमने देखा था कि 7वीं अनुसूची में क्या 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसी सूची जिन पर कानून बनाने की केंद्र की शक्ति है। ठीक है, ऐसी सूची जिन पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति है, और ऐसी शक्ति जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी संघ, राज्य और समवर्ती सूची। आप मुझे कमेंट में यह बताइएगा कि वर्तमान में संघ सूची में कितने, जो किन किन को शामिल किया गया है, कितने टॉपिक शामिल है, राज्य में कितने हैं और समवर्ती में कितने हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है। देखो, जो पुलिस है, पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस जो है हमारी राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य भी क्या, राज्य सूची का विषय है। लेकिन जो रक्षा है, रक्षा किसका, केंद्र सूची का विषय है। और कृषि किसका, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो देखो वर्तमान में जो संघ सूची में कितने हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं, और जो है समवर्ती सूची, इसमें कितने 52 विषय हैं। ठीक है, तो देखो ये रक्षा को हम कैसे याद करेंगे। देखो, संघ सूची का विषय है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पूरे देश से संबंधित है। देखो, जैसे अगर राष्ट्र पर हमला हो रहा है या फिर देश को खतरा है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही जाएगा लड़ने, मध्य प्रदेश के सैनिक जाएंगे। अगर देश पे खतरा है तो जो संघ सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, वह कोशिश करेगी। मतलब एक केंद्र की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज, स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको 70 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 60 टेस्ट टॉपिक वाइज, 10 टेस्ट एफएलटी है, जो कि मात्र 49 रुपीज़ में होने वाली है। तो अभी आप इनरोल कर सकते हैं हमारे बिंदास लर्निंग को, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अभी ज्वाइन करें। यह सीरीज 5 अगस्त से शुरू हो चुकी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है। देखो, अभी हमने 3 सूची देखी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो देखो ऐसा ही एक संघ, ऐसी शक्ति जिन जिन पर बना सकता है संघ, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाती है, एक पर राज्य और एक पर केंद्र राज्य दोनों। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें हम अवशिष्ट विषय कहते हैं, जिन पर ना संघ की शक्ति है ना राज्य कानून बना सकती है। तो जो अवशिष्ट विषय हैं उस पर कौन कानून बनाएगा, तो उन पे संसदीय संघ ही कानून। जैसे इनमें विषय बांट लिए गए थे कि इसके ये विषय हैं, इसके ये विषय 100, 61 और 52। फिर इसके अलावा जो विषय होते हैं वो कौन से अवशिष्ट सूची में आते हैं, और अवशिष्ट सूची में जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने की किसका अधिकार है, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है संघ का या संसद का है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, सबसे अधिकार तो बहुत है, लेकिन ये क्या है, फांसी को भी क्षमा कर सकता है। याद रखिएगा, राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है। राज्यपाल फांसी की सजा माफ नहीं कर सकता है, मौत की सजा माफ नहीं करता, लेकिन जो राष्ट्रपति के पास यह है कि वो यह शक्ति है कि वो फांसी की सजा को भी क्षमा कर सकता है, फिर माफ कर सकता है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है। तो देखो, राज्यों को संविधान से अलग होने का अधिकार है, तो यह बिल्कुल गलत है। राज्य को संविधान से अलग होने का अधिकार है ही नहीं। राज्य को अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने हमारा जो केंद्र है या फिर भारत है
उसमें पूरे राज्य में एक ही प्रकार की मुद्रा चलती है। ऐसा नहीं है कि हर मध्य प्रदेश की अलग है, यूपी की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक राज्य अपनी अलग नागरिकता निर्धारित करता है, तो भारत में केवल एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता जो कि भाग 2 में है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है। ठीक है, जैसे कैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्य के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान राज्य की सहमति से नया राज्य बना सकता है, संसद कानून के द्वारा नया राज्य बना सकती है, केवल राष्ट्रपति नया राज्य बना सकते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखो संसद को कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 3 के अनुसार, आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारा कि संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है, और राज्यों के क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन या फिर नाम में परिवर्तन करने का आधार है। नए राज्य गठन, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन की शक्ति देता है आर्टिकल 3। ठीक है, तो देखो केवल संबंधित राज्य की सहमति से ही नया राज्य बन सकता है तो यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, केंद्र सरकार इसको बना सकती है। संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है, बिल्कुल सही है। केवल राष्ट्रपति नया राज्य बना सकता है, तो यह बिल्कुल गलत है। देखो राष्ट्रपति की भूमिका तो प्रक्रिया में है राज्य बनाने, अगर कोई राज्य बन रहा तो उनकी भूमिका आएगी राष्ट्रपति की, लेकिन यह अकेला राज्य नहीं बना सकता। सर्वोच्च न्यायालय राज्य का निर्माण क्यों करेगा? उसका काम है न्याय करना, तो न्याय करेगा, तो सर्वोच्च, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? संसद कानून द्वारा नया राज्य बना सकती है। राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही है? देखो राज्य की विधानसभा की सहमति अनिवार्य है, राज्य विधानसभा की राय लेना आवश्यक है, लेकिन उसकी राय बाध्यकारी नहीं है, राज्यपाल निर्णय करता है, राष्ट्रपति बिना संसद के राज्य का पुनर्गठन कर सकता है। तो देखो दोस्तों, जो है जैसे मान लो, एक मिनट, क्लास में क्या, इसको हम कैसे समझेंगे? क्लास के उदाहरण से देखो, क्लास में क्या होता है कि कुछ चीजें बनानी है, यहाँ बच्चे सब अपनी राय और सहमति देते हैं। ठीक है, जैसे कैसे प्रिंसिपल ने पूछा कि हम ऐसा कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? ठीक है, ये राय पूछी है, ऐसा नहीं कि इन्होंने जैसे बच्चों से पूछ लिया हम 15 अगस्त की जगह 16 अगस्त को सेलिब्रेट करें, तो बच्चे से सिर्फ राय पूछी है, अंतिम निर्णय कौन लेगा? प्रिंसिपल ही लेगा। तो यही सिस्टम होता है हमारे राज्य पुनर्गठन के संबंध में। राज्य विधानसभा की राय लेना तो आवश्यक है, लेकिन उनकी राय को बाध्यकारी नहीं माना गया है, मतलब नहीं मानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सा अनुच्छेद प्रमुख रूप से संबंधित है? देखो अनुच्छेद अगर हम 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। उसके बाद में आर्टिकल 324 की बात करें तो यह निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में 280 की बात करें तो यह वित्त से संबंधित है, और 239 की बात करें तो यह किससे? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, देखो तीनों है, तीनों कौन? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी मतलब तुम, यू का मतलब तुम, टी से हो जाएगा तीनों, तुम तीनों प्रशासन संभाल सकते हो, तो ऐसा याद कर लेंगे हम। दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपको टोटल 55 टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट जो है आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, 10 टेस्ट आपको एफएलटी मिलेगी, सॉरी यूनिट वाइज,
और जो हमारे 15 टेस्ट हैं वो फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। ये जो है 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसमें हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पूरे पैटर्न पर आधारित रहेगी। पूरे सिलेबस का कवर किया जाएगा, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट है। इसकी प्राइस मात्र 39 रुपीज़ होने वाली है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा का प्रावधान है? तो देखो, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, इन तीनों में नहीं है, लेकिन दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा का प्रावधान है। हालांकि दिल्ली की विधानसभा को सभी जो विषय हैं पूर्ण विधायी शक्ति नहीं दी गई है। सभी विषयों पर क्या पूर्ण विधायी शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन इसमें क्या विधानसभा तो का प्रावधान है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली की विधानसभा को निम्नलिखित में से किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? तो देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, स्थानीय निकाय और कराधान, इन पर जो है दिल्ली की शक्ति है। मतलब इन पर दिल्ली कानून बना सकती है। लेकिन जो है पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, ये 3 ऐसे विषय हैं जिन पर दिल्ली कानून बनान दिल्ली के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है इनके अंतर्गत। ठीक है। यह हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह हमारा 239A 239A अनुच्छेद कहता है कि क्या कहता है कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति तो है, लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये तीनों ऐसे विषय हैं जिनको इनकी शक्ति से बाहर रखा गया है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो हमने देखा था भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकार, 4 में डीपीएसपी। कल हमने इनको ट्रिक से याद किया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो पहले का वीडियो है या पहले की क्लास उसे आप देखिए, उससे जो बाद में जो क्लास आती है वो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पे। संविधान का अनुच्छेद 11 के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है। राष्ट्रपति नागरिकता निर्धारित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता प्रदान करता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। राज्य विधानसभाएं नागरिकता संबंधी कानून बनाती है, तो यह भी क्या गलत है। ठीक है। तो देखो, सही क्या है? सही है संसद है जो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। पहले तो ये देख लीजिए आप, जो नागरिकता है वो कब आप भारत के नागरिक रहेंगे और कब नहीं रहेंगे, इसके लिए कितनी अर्हता है। तो इसके लिए 5 चीजें, मतलब अगर इन 5 में से कोई एक चीज होती है तो आप भारत के नागरिक हो। पहला हो गया जन्म से, मतलब बाय बर्थ या जन्म से। ठीक है। सेकेंड हमारा हो जाएगा वंश या परंपरा से। ठीक है। तीसरा पंजीकरण, अगर आपने यहाँ की नागरिकता ले ली है। चौथा हो जाएगा देशीकरण से। ठीक है। ये देशीकरण के अलग अलग आधार बताए हैं, जैसे जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 55 सॉरी 5(1)(a) के तहत पंजीकरण में 7 वर्ष होना चाहिए। ऐसी अलग अलग है। और जो हमारा पांचवा है अर्जित भूमि के समामेलन से, मतलब बाय एक्विजिशन, क्या है भूमि। ठीक है। भूमि याद कर लेते कैसी, अर्जित भूमि। तो ये 5 आधारों पर आप भारत के नागरिक रहेंगे। ठीक है। तो आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर है ए। दोस्तों, हमारी यूजीसी नेट ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है, जो कि 30 टेस्ट है, जिसमें 21 रुपये में मिलने वाली है। 18 टेस्ट आपको मिलेंगे। ये जो रहेंगे वो रहेंगे टॉपिक वाइज। 12 आपको मिलेंगे एफएलटी। ठीक है। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, बिंदास लर्निंग। पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, जो कि वही सिस्टम है, 30 टेस्ट मिलेंगे 21 रुपये में।
भारत में नागरिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में दोहरी नागरिकता है तो यह बिल्कुल गलत है। प्रत्येक राज्य की अलग नागरिकता है तो यह भी गलत है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। देखो, ये सारी चीजें हमने कल ट्रिक के माध्यम से पढ़ ली थी, इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा के आगे निकल रहे हैं। और कल हमने ये भी देखा था कि एकल नागरिकता किससे ली थी। तो एकल नागरिकता किससे ली थी आप मुझे कमेंट में बताइएंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा, आपके दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ेगा, या तो फिर आप देख कर भी बताएंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी कि सर ने ये क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर हमने देख के दिया था, फिर ऐसे दिया था। तो ये चीज़ होती है हमारे याद करने की। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग नागरिकता प्रदान करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नागरिकता प्राप्त कराने का कौन सा तरीका नागरिकता अधिनियम 1955 में शामिल है? तो कौन सा तरीका शामिल है? जन्म है, वंश है और पंजीकरण है। मतलब जो तीनों तरीके हैं उनके तहत आप क्या भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आप भारत के नागरिक होंगे। ठीक है। इसके अलावा देशीकरण या फिर किसी क्षेत्र में के भारत में सम्मिलित होने के द्वारा, मतलब डी सही है, मतलब चारों सही है। अभी हमने 5 आधार देखे थे: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और एक क्या था? भूमि, अर्जित भूमि। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया देशीकरण किससे संबंधित है? तो देशीकरण किससे संबंधित है? जन्म से तो बिल्कुल नहीं होगी, वंश से नहीं होती है, राज्य बदलने पर नागरिकता प्राप्त करना बिल्कुल गलत है। लेकिन जो हमारा उत्तर सी है, निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली विदेशी को नागरिकता प्रदान करना। मतलब कोई विदेशी है, वो भारत की सदस्यता लेना चाह रहा है, तो उसके लिए जो भी शर्तें हैं वो उसे पूरी करनी होगी, तब वह देशीकरण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, अगर आप इंस्टा पर ऐसे पोस्ट के माध्यम से फैक्ट कवर करना चाहते हैं अपने, तो आप हमारे इंस्टा बिंदास लर्निंग के नाम से ही है, तो आप उस पर भी उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको एक ही पोस्ट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उस टॉपिक से मिल जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता समाप्ति का वैधानिक तरीका नहीं है? देखो, त्याग, मतलब अपने मन से त्याग देना। दूसरा पर्यवसन, मतलब प्रवास, एक देश से दूसरे देश या फिर ऐसे प्रवास कर जाना। अगला है हमारा वंचन, मतलब इसमें होता है देश निकाला दे देना, जिसे हम बोलते हैं कि जो है नागरिकता छीन लेते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है? भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन जो राज्य परिवर्तन है, जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में जाएंगे, तो महाराष्ट्र में जाएंगे तो रहेंगे तो भारत में ही, तो उससे क्या भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था, राज्य से राज्य वाला, ये राज्य की अलग नागरिकता होती है तो राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती है, न ही केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन से। पर्यवसन के द्वारा नागरिकता समाप्ति मुख्यतः किस स्थिति में हो सकती है? व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ता है, व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, सरकार नागरिकता छीन लेती है, व्यक्ति दूसरे राज्यों में चला जाता है। देखो, जो व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ेगा उसका क्या है? मतलब छोड़ देना, मतलब क्या हो जाएगा? त्याग देना। ये हो जाएगा हमारा पर्यवसन या फिर प्रवास। ये हो जाएगा नागरिकता छीन लेती है, तो क्या? वंचित या वंचन। तो इसका हमारा सही उत्तर क्या है? व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करता है, जिसे ही पर्यवसन बोलते हैं। भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधी व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट पहलू क्या है? राज्यों को नागरिकता देने की स्वतंत्र शक्ति, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या फिर स्थानीय नागरिकता की प्रधानता। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा एकल नागरिकता। ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शासन प्रणाली और ब्रिटिश शासन प्रणाली के बीच में महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है? तो कौन सा ऐसा कथन है जो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करता है? तो देखो, दोनों देशों में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। भारत में लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन में संवैधानिक व्यवस्था का स्वरूप अलग है। दोनों देशों में संघीय व्यवस्था बिल्कुल समान है। भारत में संसद सर्वोच्च है और संविधान उससे ऊपर नहीं है। ठीक है। अंतर पूछा गया है, तो अंतर में क्या है? देखो, वास्तविक कार्यपालिका का तो कौन प्रधान, राष्ट्रपति या फिर मुख्य होता है, एक ही होता है। देखो, भारत में लिखित संविधान तो है, लेकिन ब्रिटेन की व्यवस्था में भी संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अधिक महत्व है। ठीक है। मतलब ये वाला हमारा थोड़ा अलग हो जाएगा, ये अंतर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य में विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, तो सरकार बनाने के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका क्या होगी? ठीक है। देखो, विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो सरकार किससे बनाएगा? जो बहुमत प्राप्त करने वाला नेता हो। मतलब राज्यपाल उस व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा जिसे सदन में बहुमत प्राप्त करने की संभावना है। बहुमत प्राप्त वाला नहीं है, तो बहुमत प्राप्त करने की जिसको संभावना है उसे इनवाइट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारतीय संविधान के संदर्भ में संघ शब्द के प्रयोग का क्या निहितार्थ है? देखो, राज्यों को संघ से अलग करने का अधिकार है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी संधि का परिणाम है। भारतीय संघ अविनाशी है और राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। तो ये जो हमारा उत्तर है 24 का, यह बिल्कुल सही है। देखो, भारतीय संविधान संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन तो करता है, लेकिन आपातकाल, अवशिष्ट शक्तियां, राज्य पुनर्गठन, एकल संविधान, संविधानात्मक नागरिकता आदि कई प्रावधान केंद्र के अपेक्षाकृत मजबूत बनाते हैं। ठीक है। तो भारत संघ अविनाशी है और राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के केंद्र राज्य के संबंधों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? कौन सा है? सभी शक्तियां केंद्र के पास है, बिल्कुल गलत है। सभी शक्तियां राज्यों के पास है क्या? तो नहीं है। शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ प्रावधान केंद्र को अपेक्षाकृत मजबूत बनाते हैं, ये हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही, और कल की क्लास में भी हमने इसे अच्छे से याद किया था। केंद्र और राज्यों के बीच कोई संवैधानिक संबंध है क्या? नहीं है ना, नहीं है। तो इसमें क्या पूछा है? केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कौन सा होता है? हमारा सी होता है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है। देखो, अनुच्छेद 1 नागरिकता, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन, 11 सर्वोच्च न्यायालय, 239 निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग हमने अभी देखा था 324 में, सुप्रीम कोर्ट 124 में, नागरिकता भाग 2 में 5 से 11। ठीक है। तो बचा है क्या? अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन, इसी में है। ये भी हमने देखा था अभी, नए राज्यों का गठन होगा, किसी देश की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये सभी क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? अनुच्छेद 3, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, इस क्लास में हमने शासन प्रणाली, भाग वन, और भाग 2 इनके क्वेश्चन देखे। इसमें आपने एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों शामिल किए हैं, जो कि न सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, यह जो है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास है। और यह एमसीक्यू भी हमने छांट छांट के लाए हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इससे पहले आप जो पहले की 5 क्लास है उन्हें जाकर देखिए, उसके बाद ये क्लास आपको समझ, तो वैसे अगर 5 क्लास नहीं दोगे देखोगे तो समझ तो आ जाएगी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं आएगी जितनी आप 5 क्लास देखने के बाद
आओगे, क्योंकि हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ये जियोग्राफी देख लो, मतलब एक चीज़ दूसरे से जुड़े रहेंगी तभी उनका इतिहास बनता है और वो अच्छे से याद होती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।